हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास एमपी पीसीएस जेके 2012 के पेपर को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से मेरे साथ तैयार हो जाइए देखने के लिए क्वेश्चंस और आंसर। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन के तौर पे, हम फटाफट इसको देख रहे हैं। इफ़ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ, देन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन the maximum term may be, that is the prescribed maximum term equal to half of 1/3 of 1/4 of। कहने का मतलब अगर एक ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से, और फाइन नहीं दिया जाता, तो मैक्सिमम टर्म क्या होगी जो उसको जो है पनिशमेंट के तौर पे दी जाएगी। तो इसमें है इक्वल टू हाफ ऑफ 1/3 या 1/4। तो इसका ऑप्शन है डी, दैट इज़ 1/4। कितना दिया जाएगा उसे, जो पनिशमेंट है उसका 1/4। और सेक्शन 65 है इसका सेक्शन 1/4 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो उसने पेमेंट देनी है ना, उसको अगर वो नहीं पे करता है तो उस केस में उसको जो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट का जो 1/4 होगा ना, वो उसको करना पड़ेगा। कैसे? एज पनिशमेंट जाना पड़ेगा और उसका एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन 65। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी एक्ट डन इन पर्सन टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जो कहता है कि अगर कोई काम किया जाता है जजमेंट या ऑर्डर के लिए कोर्ट के, तो फिर वो ऑफेंस में नहीं आएगा। यानी अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है कि जजमेंट या ऑर्डर के अंदर आता है, तो फिर वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन है सेक्शन 78। इसको बहुत ज़्यादा ढंग से कर लेना। एमपीपीसीएस में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर के, शायद ये क्वेश्चन पहली बार आया हो, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम की बात करें तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसको आप कर लीजिएगा। सेक्शन 78 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign on a blank paper and deliver it to A. A has committed the offense of A क्या करता है, B को ग्रीवियस हर्ट के डर दिखाता है कि भाई आपको मैं ऐसा कर दूंगा, और उससे डिसऑनेस्टली क्या करता है, एक ब्लैंक पेपर पर साइन कर लेता है और उसको ए को डिलीवर कर लेता है। अब ए ने क्या ऑफेंस किया है, एक ब्लैंक पेपर जो है साइन करवाता है और अपने आप को ही ले लेता है। तो इसमें उसने क्या किया, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर फॉर्जरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसने एक्सटॉर्शन किया, सेक्शन 383 आईपीसी, जो कि व्यक्ति इंटेंशनली एक व्यक्ति को फियर के देता है इंजरी का, कि मैं आपको या किसी और को, जिसको कि वो बंदा जो है जिसको वो फियर दिखा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और उससे कोई चीज़ डिसऑनेस्टली बेईमानी से इंड्यूस करता है लेने के लिए, तो वो चीज़ क्या जाती है, वो एक्सटॉर्शन आ जाता है। सेक्शन 383 कहता है। नेक्स्ट आइए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय ए इंटेंशनली किल्स एज चाइल्ड नेम बी, सी हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ। सी को इन्फ्लुएंस दिया, मतलब उसको जो है प्रोवोकेशन किया, तो ग्रेव प्रोवोकेशन की उकसाने की वजह से उकसाया उसको गया ए के द्वारा, तो वो इंटेंशनली किल कर देता है। क्या करता है, ए के चाइल्ड को बी को किल कर देता है। मतलब उसको ए ने इंटेंशनली कि ये प्रोवोक हो जाए मुझसे, ये काम किया, उसको जो है एक्साइट किया, उसको प्रोवोक किया, तो ए क्या करते हैं, ए के चाइल्ड को बी, जो कि बी है, उसको सी मार देता है। तो फिर सी ने क्या किया, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट कमिटेड ऑफ एनी ऑफेंस, because he kills B due to provocation, causes the death of B by doing rash or negligent act not amounting to culpable homicide। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ना, ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी रिपीट होता है एग्जाम्पल के साथ में। मतलब जो इलस्ट्रेशन है ये, इसको ही दे करके कई बार एग्जाम्स में, कई और स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है मर्डर। तो और उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, हमारा जो सेक्शन 300 है उसका एक्सप्लेनेशन 1 है ना, उसका इलस्ट्रेशन ए है ये, ठीक है। फिर आगे, वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। तो इसका क्या मतलब होता है, डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन देना, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन लॉस टू अनदर पर्सन, दूसरे को नुकसान देना। डिसऑनेस्टी के अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, एक को नुकसान पहुंचाना और एक को फ़ायदा पहुंचाना, जो कि एक्चुअल में उनको नहीं होता, बट व्यक्ति ने काम ऐसा किया है कि उस वजह से उनको नुकसान या उनको फ़ायदा, जो भी केस है, उनको हुआ है। तो सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी कहता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट ए मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर आईपीसी। तो अबेटमेंट का जो हमारा एक्ट है दैट इज़ वॉट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा है 107 इसके क्वेश्चन बन ही जाते हैं हमेशा। अभी भी हम जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें भी देखा है हमने। तो 107 अबेटमेंट का एक्ट है और इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं की गई है, नोट वर्ड यूज़ हुआ है, इंस्टिगेशन, एडिंग, कॉन्स्पिरेसी या एन अटेम्प्ट। तो इसके अंदर इंस्टिगेट्स तो आता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी भी आता है, बिल्कुल ठीक है, ऐड करना भी आता है, लेकिन अटैम्प्ट करना जो है वो नहीं आता अबेटमेंट में। अटैम्प्ट कर लिया तो खुद वो क्रिमिनल हो गया, मतलब उस अटैम्प्ट जो उसने क्राइम किया उसी का ही। The accused was entrusted with some silver for the purpose of making ornaments and he dishonestly mixed copper into the ornaments. The offense committed is, उसको सिल्वर बनाने के लिए किसी ने विश्वास करके पैसा दिया या कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑर्नामेंट बनाए कि सिल्वर, उसके अंदर उसने कॉपर मिक्स कर लिया। अब इस ऑफेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रॉड, चीटिंग, एक्सटॉर्शन ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच। अब देखो वर्ड इसमें जो यूज़ हुआ है ना, वर्ड यूज़ हुआ है इंटरेस्ट। तो जहाँ इंटरेस्ट यूज़ हो गया मतलब किसी ने किसी पे विश्वास किया, तो इसका मतलब उसके विश्वास को तोड़ा गया। तो सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हुए ये समझाता है कि जब एक व्यक्ति को इंटरेस्ट किया जाता है किसी प्रॉपर्टी के साथ और वो डिसऑनेस्टली या तो उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर अपने यूज़ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसका मतलब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405। इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 300। कौन सी क्लोज की बात हो रही है यहाँ पर, ये इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 300। तो किस क्लोज में जो है इंटेंशन डेथ करने का था ही, इंटेंशन इरादा था ही, वो ज़रूरी नहीं है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली या फोर्थली, तो सही उत्तर है इसका फोर्थ। इसका मतलब यहाँ पर ये था इसमें कोई इंटेंशन नहीं चाहिए क्राइम करने के लिए, ये वाली बात इसके अंदर है क्लोज 4 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये। द सीआरपीसी कैन बी अमेंडेड बाय, तो सीआरपीसी किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ये हम सबको पता होना ही चाहिए। तो बताइए, पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ओनली, सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी ये पहली बात तो हम समझेंगे रीज़न क्यों है, लेकिन उससे पहले ना ये हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी बात। आपने देखा होगा जब हम बेयर एक्ट खोलते हैं सीआरपीसी का, तो जब भी कोई कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं उसके नीचे लिखा रहता है स्टेट अमेंडमेंट। तो यानी कि स्टेट ने अमेंडमेंट किया अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर तो कर ही सकती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, सीआरपीसी ऐसा तो नहीं किसी स्टेट का एक्ट है, उस पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है, तो मतलब पार्लियामेंट भी कर सकते हैं। और हमें पता है 2013 अमेंडमेंट हुआ, 18 अमेंडमेंट हुआ, तो व्हाट इज दैट ऑल, ये सब क्या चीज़ है, यही तो है कि मतलब पार्लियामेंट ने अमेंड किया, तो हमें ऐसे देखना है इस चीज़ को कि पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकती है। और इसका रीज़न एक्चुअल में क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती हैं, स्टेट के पास भी और जो हमारी यूनियन होती है उसके पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। तो रीज़न तो ये है, बट याद करने के लिए हम याद रखेंगे कि हाँ, बेयर एक्ट में हमने पढ़े थे कि स्टेट में भी अमेंडमेंट होते हैं और हमें पता है कि यूनियन में भी अमेंडमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अमेंडमेंट करती है, पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट करती है। तो दोनों ही ऑप्शन है इसके, यानी कि ए बना। The judgment of acquittal passed by judicial magistrate is appealable before session courts in any। तो जब एक्विटल का जजमेंट पास किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो सेशन कोर्ट के सामने अपील होता है, अपीलेबल होता है किन केसेस में, कॉग्निजेबल और नॉन बेबल, कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल या नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो इसका सही आंसर आएगा कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो जो ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है उसमें जजमेंट क्या आया है, एक्विटल का आया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो वो सेशन कोर्ट में अपीलेबल है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सेक्शन 313 किसके बारे में बात कर रहा है, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड क्या है, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड क्या है, टू इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। पहली बात उसको ये इनेबल करना कि आप बता दो कि आप ये सर्कमस्टांसेस जो हो रही हैं वो आपके अगेंस्ट एक क्राइम की मतलब एविडेंस के तौर पे आ रही हैं, तो आप इसे एक्सप्लेन करो। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हो तो एक रीसेंट जजमेंट भी आया है
इसी से रिगार्डेंट कि हम जो अभी मैंने केस रिसेंट बताया था, महाराष्ट्र का केस था वो, जिसमें व्यक्ति को के ऊपर मर्डर का चार्ज था, मतलब एक्यूज था वो मर्डर का। तो उसमें था कि अगर सेक्शन 313 के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, एक्यूज या फॉल्स एक्सप्लेनेशन देता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सब कुछ जोड़ के उसे एक चेन ऑफ एविडेंस के तौर पे नहीं लेंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था, एससी का केस आया था ये। तो आप देखिएगा ज़रूर, मेरी जो रिसेंट जजमेंट की क्लासेस होती हैं उससे काफ़ी कुछ हमें प्रैक्टिकल भी सीखने को मिलता है और प्लस हमारे काम की भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हो गई, टू इनेबल द एक्यूज्ड पर्सन टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंस अपेयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो जो कुछ भी उसके अगेंस्ट आ रहा है एविडेंस के तौर पे, उसे एक्सप्लेन करने के लिए। टू इनेबल द एक्यूज टू नो हिज डिफेंस, अब तुम्हें अपना डिफेंस बताएं, मतलब एक्यूज को अपना डिफेंस बताते हैं हम इसके थ्रू। टू इनेबल एक्यूज टू नो अबाउट द चार्ज, उसे चार्ज बताना नहीं, उसको पर्सनली ये बताना कि सर्कमस्टांसेस क्या आ रही हैं जिसकी वजह आपके अगेंस्ट जो एविडेंस के तौर पे काम करेंगे। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी आता है, एफआईआर इज रजिस्टर्ड अंडर। तो एफआईआर इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ पर रजिस्टर होती है, कौन से सेक्शन में जो है होती है, फटाफट करेंगे, सेक्शन 154। फिर से आ गया सेक्शन 125 का केस, कैन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड कैन ऑर्डर टू मेक ए मैक्सिमम मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अप टू। तो कितने टाइम पीरियड तक के लिए मेंटेनेंस हो सकती है, तो अनलिमिटेड, ठीक है। फिर वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट दैट द एक्यूज डू नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू इंगेज अ प्लीडर, द कोर्ट शैल असाइन ए प्लीडर फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। दिस प्रोविजन इज इन। तो जहाँ पर कोर्ट इंगेज कराता है, क्या कराता है, प्लीडर के लिए जहाँ पर जो है कोर्ट जो होता है वो जहाँ पर एक्यूज के पास नहीं होता कि सफिशिएंट मीन्स कि वो अपना प्लीडर कर ले अरेंज, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, प्लीडर करती है उसके डिफेंस के लिए स्टेट के एक्सपेंसेस पे। तो प्रोविज़न कहाँ पर दिए गए हैं, 104, 303, 144, 304। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। तो 304 के अंदर जो है ये स्टेट प्रोवाइड करती है प्लीडर एक्यूज को, जहाँ पर उसको डिफेंस करने के लिए उसके पास मतलब इनफ फंड नहीं होते, सफिशिएंट मीन्स नहीं होते। तो एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर or assistant public prosecutor in charge of a case may before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any person. For this he has to take consent of, मतलब assistant public prosecutor और जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे जो कोर्ट के जजमेंट जो मतलब केस के चार्ज में हैं, तो वो जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। तो उसमें क्या कह रहे हैं, किसकी कंसेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से, कोर्ट की कंसेंट से, या फिर तीनों की कंसेंट से। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा वो कोर्ट की परमिशन से, सी, ठीक है ना, कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं, सेक्शन 321। Sentence of death awarded by court of session, the proceeding shall be submitted to the confirmation before। सेंटेंस ऑफ डेथ हो गया, अवॉर्ड कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो प्रोसीडिंग कहाँ सबमिट होंगी कन्फर्मेशन करने के लिए, फटाफट बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। इसका सही उत्तर है हाई कोर्ट के पास जाता है। जब सेशन कोर्ट डेथ का पनिशमेंट अवॉर्ड करते हैं तो उसको मतलब अप्रूव करने के लिए, कन्फर्मेशन करने के लिए पहले हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है। और सेक्शन है इसका 366। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, कंप्लेन मे बी मेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। तो 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर, या 2 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 138 में जो कंप्लेन है व्यक्ति बना सकता है। तो इसका सही उत्तर है 1 मंथ। अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और हमें अच्छे से पता है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 2 साल के लिए होती है, ठीक है, 2 साल के लिए होती है। और फाइन, और जो कि डबल होता है किसके, चेक के अमाउंट से, या दोनों से, या फिर दोनों में से एक का पनिशमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें से क्या नहीं है, शेयर, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। फिर भी देख लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट है, पॉजिटिव चेक, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, शेयर है, ठीक है। द टर्म ए चेक इज नोट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन से सेक्शन में हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिफाइन किया गया है। तो इसका सही जो उत्तर बैठेगा वो बैठेगा, ये है सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 6 तो हमारी तीनों में दिए हुए हैं, बट कौन सी एक्सप्लेनेशन में,
सेक्शन 1 की ए एक्सप्लेनेशन के अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46। अब कहेंगे आप 46 क्योंकि 21 से लेके और 40 तक हमारे पास जीके के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के, फिर इंग्लिश के। तो हमें तो सिर्फ क्या करने हैं, हमें करने हैं लॉ के क्वेश्चन। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये वर्ड कब ऐड किए गए थे, सबको पता होगा, 42nd अमेंडमेंट में, ऑप्शन सी। Within the meaning of under Article 3 of Indian Constitution, the Parliament by law may या can form new states, alter areas of states, alter boundaries over the names of the existing state, या फिर all of the above। फटाफट बताओ मुझे, बहुत सिंपल है, इसके अंदर आएगा all of the above। The expression every person in Article 5 of the Constitution of India includes, so every person में क्या आता है Article 5 के? आर्टिकल 5 पहले देखो बात क्या करती है। आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है उन व्यक्तियों के बारे में जिनका डोमिसाइल टेरिटरी में है, इंडिया की टेरिटरी में है, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब, और वो इंडिया के सिटीजन होंगे। तो ये किसके बारे में बात करता है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में, पर्सन्स बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर व्यक्ति प्रिजनर भी है तो वो अगर इंडिया के टेरिटरी में आता है तो सबके बारे में बात होती है। तो ऑप्शन हो गया डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के में क्या क्या आते हैं, रेलवे बोर्ड, जुडिशरी या यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आते हैं ऑल ऑफ द अबव। इसमें बहुत ही फेमस केस है, लैंडमार्क केस है, AR एंटुले वर्सेस RS नायक, जिसमें जुडिशरी को भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो जुडिशरी आती है स्टेट के अंदर कि नहीं आती है, ये ऑप्शन सही है। Article 15 of the Constitution of India does not permit the state to make special provision for one of the following, which one is that? तो किसके लिए वो प्रोविजंस नहीं देते, बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अंदर? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये ऑप्शन तो सही है। एक क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, तो ये ऑप्शन तो देखिए गलत ही है। ओनली स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ये भी जो बोलेंगे कह रहे हैं कि डज नॉट परमिट, तो देता है परमिट, नन ऑफ द अबव नहीं, क्योंकि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं परमिशन दी जा सकती। फिर आर्टिकल 15 है, पहले ये देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इलेबोरेटली इशूड द गाइडलाइंस ऑन चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किन केसेस में जो है वो इलेबोरेट करके गाइडलाइंस इशू की हैं? MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मदन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन देखो, ये तो समझ में आ ही रहा है हमें कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा है तो मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ तो काम हुआ होगा, तो ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर से कम के हैं उनको हज़ारडस इंडस्ट्रीज़ में नहीं लाया जा सकता इस केस में, क्योंकि MC मेहता जो है वो बहुत बड़े, कहना चाहिए कि वो इन्वामेंटलिस्ट भी हैं, इन्वामेंट के लिए भी काम करते हैं और सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। तो इनके केसेस आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मिलेंगे इन्वामेंट से रिलेटेड कंटेक्स्ट में। तो यही इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि हज़ारडस इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वहाँ पर, हज़ारडस इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड हुआ था कि बेसिक कॉज जो है चाइल्ड लेबर का वो पॉवर्टी है, गरीबी की वजह से बच्चे ये करते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, राइट टू वे, राइट टू फिशिंग या राइट टू रिडेम्पशन। तो देखो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्या चीज़, तो राइट टू वे तो है, राइट टू फिशिंग है, राइट टू रिडेम्पशन है, रॉयल्टी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए। फिर आता है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट और अपवर्ड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सबको पता है ये ₹100 सेक्शन 54। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट इज नॉट कंप्राइजेज नेसेसरी एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है थ्रू गिफ्ट, तो वो नहीं इंक्लूड है। पहले है डोनर एंड डोनी, बिल्कुल नहीं होंगे तो कैसे होगा। एक्सेप्टेंस बाय और इन बिहाफ ऑफ द डोनी, बिल्कुल। बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड डीड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, तो
इसमें कह रहे हैं कि नेसेसरीली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो है नेसेसरी एलिमेंट नहीं है, तो रजिस्टर्ड डेट के थ्रू होगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो, है ना। तो फिर कह रहे हैं ओनली डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो डिलीवरी से नहीं होगी, रजिस्टर्ड डेट से होगी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही है। लेकिन वैसे ऑप्शन जो है वो गलत है, ये चीज़ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब गिफ्ट बन रहा है तो वो चीज़ नहीं होती है। अब 55 पे चलिएगा। विच इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो देखो जिसमें जो बात करें कि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र है या नहीं कर सकते हैं इसको, इसमें आगे देखते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट और या फिर हमारे नेक्स्ट जो है वो मेयर स्पेस सक्सेशन। तो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 6 कहता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता सेक्शन 6 में है और क्लॉज ए में ही है स्पेस सक्सेशन, ठीक है। फिर क्या इसका मतलब होता है कि मेयर चांस, मतलब मुझे सिर्फ भी चांस है कि हाँ मुझे फ्यूचर में ऐसे प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन केस ऑफ यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज, द मॉर्गेज इज प्लेस्ड इन पोजेशन, ही हैज़ ए राइट टू रिसीव द रेंट्स एंड अदर प्रॉफिट्स। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज के केस में मॉर्गेज जो होती है उसके पास, मॉर्गेज जो होता है उसके पास पोजेशन होता है, तो उसके पास राइट होता है रेंट्स और अदर प्रॉफिट रिसीव करने के अलावा। कब तक, जब तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइन नहीं हो जाता तब तक, या जब तक मॉर्गेज मनी पे नहीं हो जाती तब तक, या 30 ईयर्स का पे जो है फिक्स है, या फिर 99 ईयर्स का फिक्स है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है टिल द मॉर्गेज मनी इज पेड। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज बेनिफिट ही आते हैं, तो जब तक वो नहीं मिल जाते पैसे तब तक तो होंगे, क्या होगा, तब तक पोजेशन रहेगी। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 1, द डिफेंडेंट शैल फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट जो है दाखिल कर देना चाहिए अपने डिफेंस में। ऑर्डर 8 रूल 1। इन सेकेंड अपील द रीअपेयरेंस ऑफ द एविडेंस इज। सेकेंड अपील में अगर कोई व्यक्ति रीअपेयरेंस करता है, सॉरी रीअप्रिसिएशन करता है एविडेंस को, तो वो क्या होगा, परमिजिबल है, सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन है, नॉट परमिजिबल है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका कह रहे हैं कि वो नॉट परमिजिबल है, एविडेंस को नहीं हम ला सकते हैं। ये सेकंड अपील तभी होती है जब केस जो होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, तो नॉट परमिजिबल, एविडेंस नहीं ला सकते, सब्सटेंशियल केस ऑफ लॉ है तभी आ सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। फिर आता है टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कब दिए जा सकते हैं, टू रेस्ट्रेंट एनी इलेक्शन, टू रेस्ट्रेंट डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी, टू रेस्ट्रेंट एनी इंडेंटेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इन ऑल द अबव सर्कमस्टांसेस। देखो क्वेश्चन क्या है, टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड कब ग्रांट किए जा सकते हैं, ऑर्डर 39। कौन सा ऑर्डर है इसका, टेम्परेरी इंजंक्शन का 39। बार बार कर रहे हैं तो याद हो ही किया होगा अब तक। किसी कोई इलेक्शन रोकने के लिए कर सकते हैं, डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी से, तो ये ऑप्शन सही हो गया। टू रेस्ट्रेंट एनी इंटेंटेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट नहीं, इसका उत्तर है टू रेस्ट्रेंट डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी। वेयर मे सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी इंस्टीट्यूटेड। तो पार्टीशन के लिए सूट कहाँ इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, जहाँ सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरली डिसाइड करता है, जहाँ पर डिफेंडेंट बिजनेस करता है, या जो डिफेंडेंट वर्क करता है। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वहीं पे जो होगा सूट जो होगा वो इंस्टीट्यूट होगा। बस इस चीज़ को याद रख लेना। सेक्शन 16 ये कहता है सीपीसी का कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी सूट जो है वहीं पर सिचुएटेड, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी सूट भी वहीं पर इंस्टीट्यूट होगा। नेक्स्ट आता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस रिव्यू ऑफ जजमेंट में नोट लाए। तो रिव्यू ऑफ जजमेंट को का परमिशन नहीं दी जा सकती, बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। जहाँ पर अपील लाई करती है, जिस अगर किसी डिक्री या ऑर्डर के खिलाफ कहीं पर अपील अगर अलाउ की जाती है लेकिन अपील अगर प्रेफर नहीं होती तो रिव्यू ऑफ जजमेंट नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास यही है और उत्तर भी यही है। By a decree or order from which no appeal is allowed by this court by a decision on a reference from a court, a small cause is appeal dismissed। नहीं जी, पहला ही है। बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, अपील तो है लेकिन व्यक्ति अपील के लिए नहीं जाता, रिव्यू के लिए जाता है, तो वो अलाउड नहीं है। सीपीसी की बात कर रहे हैं हम, रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज द कोर्ट में नॉट इशू ए कमीशन। तो कोर्ट कमीशन कब इशू नहीं कर सकती। पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री,
डिग्री एग्जीक्यूट करने के केस में टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए पार्टीशन, टू होल्ड ए साइंटिफिक टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। तो एग्जीक्यूट करने के लिए डिग्री को कमीशन इशू नहीं होता। व्यक्ति को एग्जामिन करने के केस में जब कोर्ट में नहीं आ सकता तो कमीशन इशू हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा बात करें एक पार्टीशन अगर कराना है, अगर जाना पड़ेगा उस जगह पे तो भी हो जाता है कमीशन इशू। और साइंटिफिक टेक्निकली एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट में पॉसिबल नहीं है तो भी कमीशन इशू हो जाता है। तो इसके सेक्शन 75 से 78 तक है और इसका ऑर्डर 26 है। देखो मैं आपको सच बताऊं कि ये आपके क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन की बात करें कमीशन का, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सेक्शंस हैं 75 से 78 और इसके अलावा हमारे जो सेक्शन ऑर्डर है 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स पार्टी डिग्री। तो अभी इसका भी मैंने रिसेंटली केस अपलोड किया था, अभी आया है। तो इसमें क्या है, एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड किया जा सकता है कौन से ऑर्डर के अंदर, ये तो लिखा है ऑर्डर 9, बट कौन सा रूल है इसका 13। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू विड्रॉ द सूट इज, तो सूट विड्रॉ करने का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट राइट है प्लेंटिफ का, क्वालिफाइड राइट है या फेटर्ड बाय सर्टेन कंडीशंस हैं। तो इसमें देखो, इसमें ऑर्डर 23, ठीक है, ऑर्डर 23 का ही रूल जो 3 वो ये कहता है कि कोर्ट प्लेंटिफ को परमिशन दे सकती है कि वो विड्रॉ कर ले। तो ये उसका कैसा राइट हुआ, ये उसका जो है एब्सोल्यूट राइट हुआ। फिर आता है इन विच अग्रीमेंट कंसिडरेशन इज नेसेसरी, कंसिडरेशन कब ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो बताओ इसके लिए क्या जरूरी होएगा, इसके लिए जरूरी होएगा फिर टू पे टाइम बार डेट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। कंसिडरेशन ज़रूरी है, जो है टाइम बार डेट है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, या फिर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन लव एंड अफेक्शन है, कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, टाइम बार एंड डेट, कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन लव एंड अफेक्शन। तो टाइम बार डेट में, एजेंसी में, इंडेमिनिटी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है। यहाँ अग्रीमेंट की बात हो रही है, सेक्शन 25 रेफर करना किस चीज़ का, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और उसमें कहते हैं कि कौन से अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नेसेसरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में तो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई प्यार से किसी को कुछ गिफ्ट दे रहा है तो उसमें कंसिडरेशन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो कह रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि टू पे टाइम बार डेट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। तो इसके अंदर कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, इसके अंदर आप मुझे आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बताओ किसी को नेचुरली अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या अग्रीमेंट करते हैं तो क्या उसमें कंसिडरेशन होता है, बताना मुझे, इस चीज़ का उत्तर ज़रूर देना कमेंट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने की ज़रूरत कब नहीं होती है। तो नोवोकेशन, रेसिशन और अल्टरेशन या स्टिपुलेशन। इसमें कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परफॉर्म। तो नोवेकेशन के केस में, रेसिशन के, अल्टरेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट को जो है ओरिजिनली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच गया स्टिपुलेशन, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने की ज़रूरत होती है जब स्टिपुलेशन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड, किस केस में परफॉर्म कराना ज़रूरी है, स्टिपुलेशन के केस में। और नोवेकेशन, रेसिशन, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, सेक्शन 62। क्योंकि नोवेकेशन में तो नोवेशन में न्यू कर दिया, रेसिशन में कैंसिल ही कर दिया, उसको रिस्काइन कर दिया, अल्टरेशन में चेंज कर दिया, तो फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिपुलेशन में है। A contracts to pay B a sum of money when B marries C. This is a type of. A कहता है B को कि मैं आपको पैसे दूंगा जब B मैरी कर लेगा मेरे साथ, सॉरी C मैरी कर लेगा मेरे साथ। तो ये कंटिंजेंट है, वेस्टेड है, इलीगल है या फिर वोइडेबल है। तो ये कंटिंजेंट है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्शन 31। आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स विच वन इज नॉट वॉइड, तो कौन सा वॉइड नहीं है। एग्रीमेंट विद हैंडीकैप्ड पर्सन,
एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन मैरिज, ये तो वॉइड है। वेजरिंग, ये भी वॉइड है। विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड है। तो बचा क्या, हैंडीकैप्ड पर्सन, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड नहीं है। SRA पे आ जाओ। हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज फेवर, तो कौन अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ला सकता है। कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ। द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और एनी पार्टी, यस, वो भी ला सकते हैं। When a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of amalgamation, very true। जो अमालगमेशन के दौरान नई कंपनी आ गई तो वो भी कर सकती है। तो फिर इसका मतलब इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, यस, ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं वो कौन से हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपेंसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ, तो जिसमें एडिक्वेट रिलीफ मिल जाता है मनी के तौर पे, तो उसको उनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाता। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहले वाला सही है। आगे देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच मिनिएट और न्यूमरस डिटेल, जिसमें छोटी छोटी बातें होंगी उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, जैसे कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूट फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 कैन बी फाइल्ड, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करना है सेक्शन 6 में तो कितने टाइम पीरियड के बाद, मतलब डिस्पोजेशन हो गई हो और कितना टाइम पीरियड के अंदर अंदर फाइल कर देना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर। एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट अंडर सेक्शन 37, जो 37 के अंदर जो इंजंक्शन दिया जाता है वो कौन सा इंजंक्शन है। टेम्पररी, मैंडेटरी, परमानेंट एंड परपेचुअल, तो टेम्पररी इंजंक्शन दिए जाते हैं सेक्शन 37 में। Where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day। सेक्शन अगर हमने किए हो ध्यान से तो सेक्शन 4 में ये बात की गई है कि जब अगर ऐसा होता है कि एक सूट, अपील या एप्लीकेशन उस डे पे एक्सपायर होती है जिस डे पे कोर्ट क्लोज था, तो सूट, अपील और एप्लीकेशन कब इंस्टीट्यूट, प्रेफर या मेड की जाएंगी, जब कोर्ट रीओपन होता है जज के रेजिडेंस पे जाके वेकेशन में, या बोथ ए एंड बी, या फिर जो है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा जब कोर्ट रीओपन होगी तो फिर उस दिन उसको लिमिटेशन पीरियड वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब उसको लास्ट डे मान लेंगे जब रीओपन हुई। एक्नॉलेजमेंट मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो लिमिटेशन पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट होता है तो वो क्या होता है, इज नो इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, इसको पहले उत्तर को ठीक मान लेंगे कि एक्नॉलेजमेंट जो होती है राइटिंग में होती है, ये कहता है कि प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो उससे पहले ही हो जाना चाहिए और उसके बाद हुआ तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग डिफेमेशन सूट, तो डिफेमेशन सूट को फाइल करने का कितना पीरियड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 1 साल के अंदर अंदर डिफेमेशन का सूट फाइल हो जाना चाहिए। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, तो काउंटर क्लेम कब माने जाएंगे, कब इंस्टीट्यूट हुए हैं। काउंटर क्लेम और हमने सेट ऑफ दोनों की बात करी थी जब हमने ये सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 3 डिटेल में पढ़ा था कि काउंटर क्लेम उस डे पर होता है जब काउंटर क्लेम बना, और जो सेट ऑफ होता है वो उस दिन होता है जब ओरिजिनल सूट जिसके कि केस में हम सेट ऑफ लेके आ रहे थे जब वो बनता है, तो जब ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस डे से ही सेट ऑफ की डेट मानी जाएगी और यहाँ पर माना जाएगा जब काउंटर क्लेम बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑन द डे व्हेन द काउंटर क्लेम इज फाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अकोमोडेशन नॉट इंक्लूड, अकोमोडेशन में क्या नहीं होता। एनी लैंड विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, गार्डन इन ग्राउंड्स, गैरेज इन आउट हाउस, फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग, तो इसका सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो अकोमोडेशन में नहीं आती, ये गार्डन इन ग्राउंड्स तो घर में हो सकते हैं। इस सूट शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट द टेनेंट हु हैज नीदर पेड नor tendered the whole of the arrears of rent legally recoverable from him within of the date on which a notice of demand for the arrears of the rent has been served on the tenant by the landlord। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या उत्तर होगा, तो ये कहता है एक सूट फाइल किया जा सकता है टेनेंट के अगेंस्ट जिसने ना तो पे किया है ना टेंडर किया है, होल ऑफ द एरियर्स ऑफ रेंट लीगली रिकवरेबल फ्रॉम हिम,
कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे रिकवर हो सकता था, जब उसे नोटिस मिला था एरियर्स ऑफ रेंट देने का कि उसे डिमांड की थी, तो उसके अंदर अंदर कितने टाइम के अंदर अंदर उसको पे कर देना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो उसके जो है अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, शैल बी फाइल्ड, किया जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें है 6 मंथ का टाइम पीरियड। 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको ये करना ही होगा जब उसे एरियर्स ऑफ रेंट के लिए नोटिस मिल गया। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऐसा बोलता है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लैंडलॉर्ड कैन इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर एविक्शन अगेंस्ट टेनेंट फॉर अकोमोडेशन लेट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इफ रिक्वायर्ड बोनाफाइडली बाय द लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई बोनाफाइडली भी अगर उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए था, क्या लैंड चाहिए था, तो वो मतलब वो उसका घर चाहिए था, तो वो अकोमोडेशन चाहिए था, वो उससे एविक्ट नहीं कर सकता। फॉर ऑक्यूपेशन एज ए रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ, फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, फॉर एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द अकोमोडेशन इज हेल्ड, या फॉर हिज मैरिड डॉटर। तो ये ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अंडर सेक्शन 23A। इन द एक्ट अंडर सेक्शन 23J देखो ये भी कर चुके डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड के अंदर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, विडो और डिवोर्स्ड वाइफ, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, या ऑल ऑफ दीज क्या आता है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, सभी आते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। वेयर ए लैंडलॉर्ड हैज़ एक्वायर्ड एनी अकोमोडेशन बाय ट्रांसफ़र, ये भी कल ही किया था कि अकोमोडेशन इसको मिला है ट्रांसफ़र के दौरान, तो वो जो सूट इविक्शन का ला सकता है वो कब जो है वो कब तक नहीं ला सकता, मतलब जब तक इतना पीरियड नहीं इलैप्स हो जाएगा तब तक वो सूट फॉर इविक्शन नहीं ला सकता। तो 1 साल हमने कल पढ़ा था। एन अपील शेल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी टू, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो अपील जाएगी वो भी हमने पढ़ा हुआ है, ये पहले से ही क्वेश्चन हमने इसको भी किया हुआ है। सेक्शन 31 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट कहाँ जाएगी, सेक्शन 31 में। और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का सेक्शन भी मुझे बताइएगा आप। हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, तो उस एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंदर इसमें से कौन फैमिली मेंबर नहीं है। अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड सिस्टर, ग्रैंडसन लिविंग सेपरेटली, या ग्रैंडफादर, इनमें से कौन नहीं है। अभी देखो यहाँ के लिखा है ग्रैंडसन लिविंग सेपरेटली, तो ये नहीं है फैमिली का पार्ट। Essential supply enjoyed by tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by landlord. लैंडलॉर्ड ने एसेंशियल सप्लाई अकोमोडेशन की काट दी, तो अब वो ऐसी सप्लाई को रिस्टोर कराने के लिए कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कलेक्टर, सिविल कोर्ट, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और या फिर म्यूनसिपैलिटी एज द केस मे बी। तो इसका सही उत्तर है जब जो है एसेंशियल सप्लाई जो कि होनी चाहिए थी, टेनेंट को मिलनी चाहिए थी अकोमोडेशन की, वो कट ऑफ कर देता है लैंडलॉर्ड। तो उसके लिए उसको रिस्टोर कराने के लिए उस सप्लाई को टेनेंट जो होता है वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाता है। ठीक है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये भी किया हुआ है। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन नहीं है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग, ये भी हमने किया हुआ है। सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, लैंड रिकॉर्ड्स, या नायब तहसीलदार। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं आता है, सेक्शन 11 में बताया रेवेन्यू ऑफिसर। Whether civil court can decide reinstatement of a भूस्वामी who has been improperly dispossessed under section 250, 250 के अंदर अगर किसी को उसके ज़मीन से बेदखल किया जाता है तो क्या वो रीइंस्टेटमेंट जो है दिया जा सकता है भूस्वामी को, ऐसा डिसाइड कर सकती है सिविल कोर्ट। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन है नहीं। क्यों, देखो ऐसा पर्सन जो होगा वो तहसीलदार के पास जाएगा और उसे एक्चुअल के लिए पोजीशन के लिए कहेगा जो उसे अलॉट हुई थी, जो पट्टा उसे जो है मिला था। ठीक है, कहाँ जाएगा वो, तहसीलदार के पास जाएगा। वजीबुल अर्ज ए विलेज मेंटेन बाय, वजीबुल अर्ज कौन मेंटेन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तो वजीबुल अर्ज जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर मेंटेन करता है। Under the code, a second appeal against the order passed by a collector shall lie before. तो जब कलेक्टर कोई जो है देंगे अपील, मतलब ऑर्डर देंगे अपील के अंदर, तो सेकंड अपील जो होगी वो कहाँ जाएगी। कलेक्टर ने एक ऑर्डर दिया तो वो सेकंड अपील कहाँ लेके जाएगी, कलेक्टर के द्वारा दी गई, उसके अंदर आता है कमिश्नर के पास। कलेक्टर की जो बात होगी वो कहाँ जाएगी, कमिश्नर के पास।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अथोराइज अंडर द कोड टू ट्रांसफर द लैंड थ्रू लीज। तो लीज के थ्रू कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है? विडो, अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑप्शन है मैरिड वुमेन लीज के थ्रू अपनी लैंड जो है वो क्या नहीं कर सकती है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले। एग्रीकल्चर ईयर जो होगा वो 1 जुलाई से होगा, ये हम कई बार अटैम्प्ट कर चुके। व्हाट पनिशमेंट कैन बी इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देता तो उसके डिफ़ॉल्ट में उस कितना परसेंट जो है पेमेंट दिया जा सकता है? 100% जो है उसको डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट में पनिशमेंट दिया, मतलब 100% क्या ही उसे जो है पनिशमेंट उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वेर ए भूस्वामी हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड unauthorizedly, he will make an application for restitution of possession under section 250 of the code before। जहाँ पर किसी को अनऑथोराइज कर दिया डिस्पोजेस के लिए, तो वो एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजेशन के लिए कहाँ लेके जाएगा? तो यहाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेके जाता है तहसीलदार के पास। अभी देखो पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये हमने किया था वेदर सिविल कोर्ट कैन डिसाइड रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूस्वामी हु हैज़ बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड। वही क्वेश्चन आ गया ना, तो रीइंस्टेटमेंट करने का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं, नो है। हमने भी आपको बताया किसको था, तो तहसीलदार को था, तो वही केस आ गया कि किसके पास है, तहसीलदार के पास है। देयर इज चार्ज अपॉन ए कमिटिंग मर्डर एट कलकत्ता ऑन ए सर्टेन डे। बहुत ध्यान से सुनना, ये एक इलस्ट्रेशन है हमारे सेक्शन का, जिस सेक्शन को हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज है कि उसने मर्डर किया कलकत्ता में किसी एक निश्चित दिन पर। वो इस चीज़ का प्ली लेता है कि वो उस दिन लाहौर था। तो ये जो स्टेटमेंट उसने कहा है वो रेलिवेंट होगा किस सेक्शन के अंदर? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये इलस्ट्रेशन है, तो ये इलस्ट्रेशन है हमारे सेक्शन 11 का, और जो है रूल ऑफ एलिबी, ठीक है, मतलब कहीं और जगह पर है, वहाँ पे नहीं हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन During the course of an investigation, information received from an accused who is in police custody leads to discovery about arms, clothes, ornament, corpus which are related with the offence are relevant under section 27 of Evidence Act. This principle is laid down in the case of। तो जो भी चीज़ें मिली उसके घर से वो सब रेलिवेंट होंगी सेक्शन 27 में। ये प्रिंसिपल जो है वो कौन से हमें इस केस में हेल्ड हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो है जजमेंट रहा था। इसका जो आंसर है पुलुकुरी कोट्टेया वर्सेस एम्परर। अंडर सेक्शन 102 बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? सेल्डम चेंज, नेवर चेंज, चेंज काउंटिन्यूसली, नन ऑफ दीज। ये भी बड़ा सिंपल सा ही है। इसमें 102 की बात हुई है, तो 102 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो क्या होता है? चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, चेंज होता रहता है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। जो बात अपनी प्रूफ कर देगा उसकी तरफ वो झुक जाता है। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हैज़ किसके पास है? जो पार्टी बुलाती है, एडवर्स पार्टी, कोर्ट, या किसी के पास भी नहीं है। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, अब अगर आपने ध्यान से पढ़ेगा आपको पता चलेगा कि क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा? जो पार्टी बुलाएगी वो तो नहीं करेगी, जो दूसरी पार्टी है वो। तो एडवर्स पार्टी करेगी क्रॉस एग्जामिनेशन। 97 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पर एडमिसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तो उसका जो ऑप्शन है वो है 65B। एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइन शैल बी डीम्ड टू बी। भाई देखो वेरी 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 जितने बारी वेरी बोलूँ कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डम के द्वारा एविडेंस देना लिख करके या साइंस के द्वारा, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? हमेशा ध्यान देखना, उसको ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो उसके लिए तो यही उसकी लैंग्वेज है। A leading question without the permission of the court may be asked। तो कोर्ट की परमिशन के बिना लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है? तो लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। लीडिंग क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जाता। द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड टू डॉरी डेथ। तो डॉरी डेथ के 113B है डॉरी डेथ। अच्छा, एग्जामिनेशन चीफ में क्या कोई सर्कमस्टांस ऐसी होती है कि हमें जो है ये लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर नहीं? आप बताइएगा ज़रूर आंसर जिन जिन के मैंने पूछे हैं। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो हम कल भी एक दूसरा पेपर लेके आएंगे और उसको स्टडी करेंगे। और MPPCSJ का जैसे ही क्वेश्चन पेपर जितने मेरे पास अवेलेबल होंगे हम कर लेंगे। लेटेस्ट भी करेंगे, 2018 का भी वो हमने अभी नहीं किया, करेंगे हम।
आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे आई विल डू दैट, बट अभी फ़िलहाल पीछे के चल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट की अगर हम करेंगे तो हो सकता है आपने कहीं फिर भी पढ़े हो, देखे हो पेपर, आप में से कई लोगों ने अटैम्प्ट भी किया होगा। तो अभी जो पीछे रहेंगे वो हमें रिवाइज होते रहेंगे, तो हमें उससे बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो इसलिए पहले ये कर लीजिए, हम रिसेंट भी करेंगे, और फिर जब आपका और कोई भी एग्ज़ाम आएगा हम सबकी ही प्रिपरेशन ऐसे ही करेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।